गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 62 जो आपकी 10 जनवरी की वर्कशीट है वो आज हम करेंगे। तो आपकी जो वर्कशीट है वो भूगोल की जो आपकी किताब है उसका लेसन 4 जलवायु है। आज हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक होंगे, सब बच्चे अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सबको पता है कि इस टाइम पे कोरोना ज़्यादा ही फैल रहा है, तो सब बच्चे ध्यान रखें, बिना वजह कोई भी घर से बाहर ना निकले। और अगर आपको ज़रूरी है जाना तो मास्क पहनिए और अपने हाथ सैनिटाइज करते रहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना है आप लोगों को। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जब हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाते हैं तो मौसम में बहुत चेंजेस होने लगते हैं। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। कि हम देश के आंतरिक भागों में देखें तो हमें ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जाता है। हमारे भारत में 4 ऋतु चलती है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। कि सर्दी और गर्मी तो है ही है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि भाई बारिश आने वाली है, फिर आप अगला मौसम होता है कि बारिश चली गई, उसके बाद का जो सीज़न होता है वो शीत ऋतु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर मतलब नवंबर के बीच से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। जनवरी और दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ पे तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जो दिन है वो गर्म हो जाते हैं और रात ठंडी होने लगती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है और हिमालय के उत्तरी ढालों पर हिमपात होता है। कि आप हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तुषारपात क्या होता है कि जो ओस है वो नॉर्मल चल जाती है, कोहरा भी नॉर्मल चल जाता है। पर आप हिमालय के ऊपरी ढालों पर देखें तो वहाँ पे हिमपात, स्नोफॉल होने लगता है, बर्फ़ गिरने लगती है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती है। इस टाइम पे देश में हमारा जो भारत है इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहने लगती हैं, जो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, मतलब ज़मीन से समुद्र की ओर बहती हैं। और अधिकतर भागों में शुष्क मौसम रहता है। देश के आंतरिक भाग में एक कमज़ोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। कि जो उच्च दाब है वो बहुत कम मात्रा में होता है, जिसमें क्या होता है हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रभावित हो जाती है। जो हल्की पवनें होती हैं वो इस क्षेत्र से बाहर जाके बहने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में जो है आसमान साफ रहता है, तापमान और आर्द्रता कम होती है और पवनें स्थिर और परिवर्तित होती हैं। कि जो तापमान है और जो उनमें नमी होती है वो कम होती है, जबकि जो पवनें हैं वो उधर उधर चलती रहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम से जो चक्रवाती विक्षोभ होता है उसका अंतर्भाव विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी भंवरों के साथ भारत में प्रवेश करती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, कि जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आपको प्रश्न देते हैं, प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं कि भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं कौन सी? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और एक और ऋतु होती है, वो मुझे याद नहीं आ रही है, आप बच्चे ध्यान से देख लें उसको। दूसरा, भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। क्या होता है कि यहाँ इसमें बारिश होती है, जिससे क्या होता है रबी की फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इस टाइम पे हिमालय में हिमपात होने लगता है। तो ये सब। प्रश्न 3 आ जाता है, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो पवनें हैं वो चेंज होती रहती हैं और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ पे चलने लगती हैं, इस वजह से। सही गलत का निशान करिए। दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है? नहीं, इसका आंसर आ जाएगा गलत। तीसरा, 5वां, रबी की फसल के लिए महावत एक बहुत महत्व है? हाँ, इसका आंसर आ जाएगा सही, कि उनके लिए बहुत महत्व है इनका। तो बच्चे, ये थी आपके आज की वर्कशीट, सब बच्चे इसको कर लें और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लें।